नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु पर। आज का आपका टॉपिक है सॉइल कोलाइट्स। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सॉइल कोलाइट्स क्या होते हैं? जो थॉमस ग्राम हैं उन्होंने 1861 में एक टर्म दी थी कोलाइड। कोलाइड जो कि ग्रीक वर्ड कोला से लिया गया है, जिस कोला का मतलब होता है ग्लू और आइडस का मतलब होता है उसके जैसा। तो मतलब जो आपके ग्लू जैसा होता है चिपचिपा पदार्थ, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलाइड बोलते हैं। तो अगर हम देखें कि इन अ ट्रू सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं? ट्रू सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा? ट्रू सॉल्यूशन वह हो जाता है जैसे कि अगर हम पानी में एक चम्मच चीनी मिला देते हैं या फिर नमक मिला देते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है। उस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है उसे ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। जबकि कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं कि जिनमें हम अगर अमाउंट डालते हैं, कोई मटेरियल डालते हैं और उसको हम घोलते हैं, तो घोलने के बाद में क्या होता है कि वो पूर्णतः क्या होता है? घुलता नहीं है और छोटे छोटे से कण रह जाते हैं। तो वो जो बिल्कुल बारीक कण रह जाते हैं वो क्या होते हैं? कोलाइडल होते हैं। अब कोलाइड की रेंज क्या होती है? तो जो कोलाइड है उसकी रेंज 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम तक मानी गई है। अगर इसको हम माइक्रोमीटर में देखें तो 0.0001 से लेके 0.001 माइक्रोन तक, या फिर मिलीमीटर में अगर हम बात करते हैं तो 0.00001 से लेके 0.0001 mm, ठीक है। तो अगर इससे छोटे साइज़ के होते हैं, जितने भी आपके पार्टिकल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? कोलॉइडल पार्टिकल्स बोलेंगे, चाहे वो मिट्टी के हों या फिर चाहे वो अदर पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब हम सैंड को देखते हैं तो कुछ कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं कि प्रॉपर्टीज साइज में इससे बड़े होते हैं, ग्रेटर देन 0.001 माइक्रोन से बड़े हो सकते हैं, 0.002 माइक्रोन तक के हो सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है कि इनके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ उसको शो करते हैं पर वो ओरिजिनल कोलाइड्स नहीं होते हैं। और इसकी जो रेंज है वैसे तो अगर देख लिया जाए तो 10 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक मानी गई है, ठीक है। बाकी जो ओरिजिनल रेंज है वो लेस देन हमेशा 0.001 से कम ही रहेगी, ठीक। तो जो पार्टिकल का जो आपका कण होगा, सबसे छोटा कण होगा, उसकी डायामीटर हो सकती है कि 2000 एंगस्ट्रॉम तक हो, और वो एग्रीगेटेड कोलाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। अब जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या होती हैं कोलाइड के सामान्य गुण हैं? तो शेप, किसको हम कोलाइड कहेंगे? तो कोलाइड किसको कहेंगे? उसकी आइडेंटिटी के लिए उसके गुणों के बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो शेप होता है वो शेप क्या हो जाएगा? हिंदी में जिसे आप बोलेंगे आकार। तो कोलाइड है। इससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो कोलाइड होते हैं, देखेंगे आप इसमें, तो जो कोलाइड होते हैं, कोलाइड का 2 तरीके के कोलाइड होते हैं। एक तो होते हैं आपके ऑर्गेनिक कोलाइड्स और दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक कोलाइड्स। ऑर्गेनिक कोलाइड्स क्या हो जाते हैं? ऑर्गेनिक कोलाइड्स वह कोलाइड्स होते हैं कि जिनमें जो कि किससे? ऑर्गेनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ से जो बनते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कोलाइड्स बोलते हैं। जैसे कि जो ह्यूमस होता है आपका, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक। जबकि इनऑर्गेनिक कोलाइड्स कौन से होते हैं? जो कि आपके खनिज लवणों से बनते हैं, ठीक है। तो उनको हम इनऑर्गेनिक कोलाइड्स बोलेंगे। और जो हमारी मृदा में ज़्यादातर इनऑर्गेनिक कोलाइड्स पाए जाते हैं, और थोड़े बहुत जहाँ पे आपका कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट होते हैं, अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे हम उनको कुछ मात्रा में वो भी पाए जाते हैं आपकी। देन अब हम करते हैं इनके सामान्य गुणों की बात। तो पहला गुण जो होता है शेप होता है। शेप क्या होता है? जो कोलाइड्स होते हैं इनका शेप अलग अलग होता है। जैसे क्ले पार्टिकल्स हैं उनमें जो ये कोलाइड्स होंगे तो ये प्लेट लाइक या बिल्कुल पतली परत नुमा आकार के होंगे, फ्लैक्स जिसको हम बोलते हैं। जबकि अगर
कहीं कहीं पे ये रोड शेप के भी होते हैं। रोड शेप जैसे कि आपने देखा होगा छड़ी होती है, छड़, छोटी छोटी छड़ टाइप के, ये भी उसका शेप हो सकता है। लेयर्स भी होती हैं, है ना। ये लेकिन कभी भी ग्रेनुलर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका साइज़ बहुत कम होता है, ठीक है, इस कारण। देन बात आ जाती है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किसका किस टाइप का शेप होगा। जैसे जो केओलाइट मिनरल होते हैं, अब ये खनिज है आपका, केओलाइट खनिज जो होता है उसमें हेक्सागोनल क्रिस्टल होते हैं। कैसे होते हैं हेक्सागोनल? मतलब इसमें 6 कोण होंगे, ठीक है, 6 कोण होंगे। और जबकि दूसरा मोंटमोरलाइट होता है, तो मोंटमोरलाइट जो खनिज है आपका, वो काली मृदाओं में पाया जाता है ज़्यादातर। तो ये कैसा होता है, फ्लैक होते हैं। फ्लैक मतलब पतली परत जैसी, है ना। देन आपका जैसे ये ऑर्गेनिक आ गया, ह्यूमस। तो ह्यूमस कैसा होता है, वेरिएबल होता है। ह्यूमस बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वो उसका जो जिससे ये कोलॉइड आपका बना है उसका पेरेंट मटेरियल क्या था। देन आपकी बात आती है हेलोसाइट पे। तो हेलोसाइट्स जो होते हैं सॉल्ट्स, है ना, सॉल्ट से जो लवणों से जो बनते हैं वो रूट शेप के होते हैं कोलॉइड्स, ठीक है। देन दूसरी आपकी प्रॉपर्टी आ जाती है साइज एंड सरफेस एरिया। जब बात साइज़ की और सरफेस एरिया की हम करें, तो आपको जैसे पता है ट्रू कोलॉइड्स जो होगा, ओरिजिनल कोलॉइड, उसकी रेंज क्या होगी, 0.001 माइक्रोन से नीचे। लेकिन इसकी अपर लिमिट कहीं कहीं 2 माइक्रोन तक रखी जाती है। अब 2 माइक्रोन तक अगर इसकी अपर लिमिट रखी गई है, तो वो जो 2 माइक्रोन होगा वो ट्रू माइक्रोन नहीं होगा, मतलब ट्रू कोलाइड नहीं होगा, है ना। और बात करते हैं जब हम इसके सरफेस एरिया की, तो जो सरफेस एरिया इसका होता है वो आपका मतलब 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो लगभग 7,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा, ठीक है। 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं, उसके कॉलॉइड्स की बात करें, 1 हेक्टेयर में जितने कॉलॉइड्स होंगे, तो लगभग ये अप्रॉक्स वैल्यू है। जबकि अगर बात हम करते हैं सैंड की, तो सैंड में क्या होता है कि ये सैंड और क्ले की अगर हम बात करें, तो जो क्ले होगा हमारा, क्ले में 1,000 टाइम्स, मतलब 1,000 गुना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा। किसके कंपेयर में? आपकी जो बालू है उसके कंपेयर में। और जो इसकी सिंपल यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर पर ग्राम। जबकि जो आपकी कॉलोइडल रेंज होती है वो क्या होती है, 10 मीटर स्क्वायर पर ग्राम से लेके 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। लेकिन जैसे कि आपके जो बड़ा कॉलॉइड है, तो बड़े कॉलॉइड की रेंज लगभग क्या होगी, 10 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। अगर उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके क्ले पार्टिकल्स होते हैं, तो इनके अंदर इंटरनल भी एक्सटेंसिव इंटरनल भी स्पेस होता है, सरफेस एरिया होता है, तो वो उसको भी काउंट जब हम करते हैं तो ये 800 गुना तक हो जाता है, ठीक है। 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम के क्ले में इतने ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। देन बात आती है आपकी इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये जो इसकी नई प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी होगी इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या हो जाता है कि अब कोई सा भी कॉलाइड्स होते हैं, तो कॉलाइड्स मतलब किस पेरेंट मटेरियल से बने हैं। पहली तो चीज़ वही हो जाती है कि वो उनकी जो वेदरिंग हुई है कहीं से, और टूटने के बाद जो वो बने हैं, तो वो कौन से पेरेंट मटेरियल से बने हैं, या किस साल्ट से, किस खनिज से बने हैं, किस लवण से बने हैं। तो जो खनिज से बने होंगे, जो लवण से बने होंगे, उन्हीं के उसके ऊपर चार्जेस होंगे। तो ये या तो हो सकता है कॉलॉइड्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन अधिकतर देखा जाता है तो जो कॉलॉइड्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना। देन फिर आपका अगली प्रॉपर्टी आती है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, देखिए सिंपली अगर बताया जाए, एडजॉर्प्शन 2 अलग अलग तरीके के पदार्थ जब मिलते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। जैसे कि 2 फेजेस, डिफरेंट फेजेस को आप बोल सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड, या लिक्विड और गैस। अगर इनका मिक्सचर होता है, ये एक के ऊपर दूसरा चिपकता है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। एडजॉर्प्शन जैसे कि आप मान लीजिए आपको समझ में ना आए तो सिंपल से एक फॉर्म ले लीजिए, है ना। अब एक कोई फॉर्म लिया, तो उसके अंदर
या कोई लिक्विड ले लीजिए, तो जब वो लिक्विड गिरता है तो वो क्या कर देता है कि उसके साथ में कुछ चीज़ें चिपका लेता है अपने साथ में, ठीक, जैसे फ्लूइड है ना, तो वो क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। जबकि अगर बात हम करेंगे, चलिए वो मैं आगे बताऊंगा कोहेजन टर्म। तो एडजॉर्प्शन है, तो एडजॉर्प्शन को आपने जैसे समझा है ना, तो दो अलग अलग चार्जेस, जब दो अलग अलग पदार्थ मिलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है ना, दो चीज़ों का जुड़ना। तो इससे क्या हो जाता है कि जो नेगेटिव, अब ये जुड़ते क्यों हैं, एडजॉर्प्शन होता क्यों है, क्योंकि इनके पास चार्जेस होते हैं। तो जो आपके क्ले पार्टिकल है उसके पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं। अब अगर उसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो क्या करेगा कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले अलग पार्टिकल्स होंगे उनको भी ऐड कर लेगा, जैसे कि हाइड्रोजन है ना, वाटर में हाइड्रोजन होता है, इसलिए वो उसमें जुड़ जाता है या एडजॉर्ब हो जाता है, या इसको एडजॉर्ब को आप बोल देंगे सूखना, तो वो सोख लेता है ना। देन दूसरी चीज़ आपकी आ जाएगी, कुछ इसकी मतलब प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनके बेसिस पे इनको रखा जाता है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, हायर इज़ वैलेंसी, हायर इज़ द एडजॉर्प्शन एक्सेप्टिंग हाइड्रोजन। मतलब क्या है कि अगर वैलेंसी ज़्यादा होगी, अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है आपके चार्जेस किसके ऊपर, जो आपके पार्टिकल है या जो कॉलोइडल पार्टिकल है जिसको आप बोलेंगे कॉलोइड है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है। अगर वो चार्ज ज़्यादा है, जैसे कैल्शियम है उसके ऊपर जो 2+ चार्ज लगता है, तो वो क्या हो गया, उसकी वैलेंसी हो गई। ऑक्सीजन हो गया, उसके पास ऊपर 2- चार्ज लगता है, मतलब वो क्या हो गई, उसकी वैलेंसी हो गई। तो जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं होता है। दूसरा टर्म क्या आ जाता है, विथ सेम वैलेंसी द आयन विथ मोर एटॉमिक वेट इज़ प्रिफर्ड। तो जो कॉलॉइड्स होंगे अगर उनमें एडजॉर्प्शन किसके बेसिस पे होगा, अब मान लीजिए कोई कॉलॉइड है और वो किसी से ऐड हो रहा है या फिर एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दो पदार्थ जुड़ रहे हैं, तो जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, वैलेंसी मान लीजिए दोनों है, दोनों की सेम है, ठीक है, वैलेंसी पोटेशियम की भी प्लस है, सोडियम की भी प्लस है ना, इस तरीके से वैलेंसी दोनों की इक्वल है, तो उसमें हम किसको किसको प्रेफरेंस मिलेगा, तो इसमें प्रेफरेंस मिलता है आपका जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होता है उसको। देन आपकी बात आती है कंसंट्रेशन। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ द आयन सॉल्यूशन आल्सो डिटरमाइन द एडजॉर्प्शन रेट, तो जो एडजॉर्प्शन रेट है वो किस पे डिपेंड करेगा कि अगर जो आपका सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन, उसकी सांद्रता कितनी है, ज़्यादा सांद्र होगा ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगा, कम सांद्र होगा कम एडजॉर्प्शन होगा। लेकिन एक कंडीशन तक ही होता है, उससे ज़्यादा अगर कोई मैटर है तो फिर वो क्या सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपका जो रबर होता है, जो एब्जॉर्बर होता है, डस्टर ही देख लीजिए आप, तो डस्टर से जब रब करते हैं अगर उसको आप पानी में डालें तो पानी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद जो जो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन है, ठीक है। जो उसका ऊपर कण लगे रह जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, एडजॉर्प्शन, और जो उसको सोख लेगा वो हो जाएगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। दो टर्म होती है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मतलब सतह पे चिपके, और एब्जॉर्प्शन होता है जो सतह के अंदर चला जाए। देन आपकी टर्म आती है प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी अगर कोई भी मृदा है उसमें 15% से अधिक क्ले है तो उस कंडीशन में वो क्या हो जाएगी, प्लास्टिसिटी शो करेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है फ्लैट लाइक। एक तो इसका आकार कैसा होता है, प्लेट लाइक। अब जब प्लेट लाइक आकार होगा और उसके अंदर जो आयन कंसंट्रेशंस होती हैं उसके साथ में वाटर ऐड हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, लेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। तो और एक्चुअली प्लास्टिसिटी होगी क्या, अब अगर आप बात करें तो ये जो लेयर बना लेंगे तो ये क्या, क्यों, क्योंकि प्लास्टिसिटी होती है कि कोई भी जो क्ले है या जो आपकी मृदा है वो कितनी मुड़ सकती है, किसी शेप में आप उसको ढालना चाहते हैं तो वो कितनी ढल सकती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, उसकी प्लास्टिसिटी हो जाएगी। लेकिन और प्लास्टिक कब बोल देंगे आप उसे, जब अगर वो आपने कोई दूसरा उसको आकार दिया है, उस आकार को सूखने के बाद थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड हो जाए, उसके बाद वो अपना आकार ना छोड़े, तो वो क्या हो जाएगी, प्लास्टिक हो जाती है। और जबकि दूसरी एक टर्म और होती है इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है कि अगर आपने कोई आकार दिया है
और उसके बाद जब आप उसको छोड़ दें तो वो वापस से अपने शेप में आ जाए, वो हो जाती है इलास्टिक। जैसे कि रबड़ है, वो क्या होती है, इलास्टिक होती है। वहीं आपकी पॉलीथीन से, या आप उसको प्लास्टिक में कंसिडर कर लेते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे पूजा पाठ होती है तो उसमें हम मूर्तियाँ बनाते हैं, तो हम क्ले से बनाते हैं। उससे क्या होता है कि वो जब मूर्ति बन जाती है, मूर्ति बनने के बाद वो वैसा ही आकार ले लेती है। देन तो इसमें भी जो आपके अलग अलग वो होते हैं, जो खनिज होते हैं, उनके बेसिस पे इनकी प्लास्टिसिटी होती है। अब मतलब कैसे कि देखा जाए, मोंटमोरलाइट होता है, उसमें प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू इलाइट के, और इलाइट से सबसे कम किस में होती है, मोंटमोरलाइट में, सॉरी केओलाइट में। मोंटमोरलाइट में ज़्यादा होती है इलास्टिसिटी। क्यों प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है? क्यों प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ये जो ब्लैक सॉइल्स होती है उसमें ये ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे एक और टर्म आएगी, अब आपको आगे आएगी ब्लैक सॉइल के हिसाब से। स्वेलिंग एंड सिंकेज। तो स्वेलिंग एंड सिंकेज, स्वेलिंग और सिंकेज क्या होता है, सूजना और सिकुड़ना। तो जिस तरीके से आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, हवा भरने के बाद जब भरते हैं तो वो क्या होता है, स्वेल होता है। जैसे ही हवा निकल जाती है तो वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। सेम टाइप में क्या होता है कि जो आपके क्ले पार्टिकल्स होते हैं, तो उन क्ले पार्टिकल्स जहाँ पे जिस मृदा में क्ले पार्टिकल्स या कोलाइट्स होंगे, उस मृदा में अगर आप सिंचाई करते हैं या रेन वाटर होता है, बरसात होती है, तो उससे क्या हो जाता है कि वो जो मोंटमोरलाइट होती है या इसको बोलते हैं आप सीड्स, तो जो स्मेकटाइट्स होते हैं, ठीक है, स्मेकटाइट मिनरल होता है, तो उस मिनरल के अंदर क्या होती है, लेयर्स होती हैं। उन लेयर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, मतलब पानी भर जाता है, ठीक है। जब पानी वो भरता है तो वो क्या करता है, अपनी स्पेस कैरी करता है। जब वो स्पेस कैरी करता है तो उसके वो क्या हो जाती है आपकी, फूलती है। जो सॉइल है वो क्या होती है, फूलती है। वो स्पेस को भरने के कारण, पानी भरने के कारण वो फूल जाती है। अब जब फूलती है तो उसके कारण उसमें स्वेलिंग होती है। जब यही टेम्परेचर बढ़ता है और पानी उसमें से रिड्यूस हो जाता है या डिहाइड्रेटेड कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाती है, अपने आप सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। और ये ज़्यादा दिनों तक अगर ऐसा स्वेल रहती है, उसके बाद ज़्यादा दिनों तक सूखा होता है या सुखाया जाता है, तो उसके बीच में क्या हो जाता है, क्रैक पड़ जाते हैं। ज़्यादातर ये काली मिट्टी में होता है। देन आपकी एक टर्म आएगी कोइजन। कोइजन क्या होता है, सामंजस्य। तो कोइजन क्या हो जाता है कि क्ले पार्टिकल की एक टेंडेंसी होती है चिपकने की। जैसे कि आपने देखा होगा, जब क्ले पार्टिकल, अगर आप क्ले से खेले हों बचपन में, या क्ले का कहीं उपयोग करा हो, तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा पानी अगर उसमें मिलता है क्ले में, तो वो क्या हो जाती है, वो आपके हाथों से चिपकती है। तो वो चिपकना, जो चिपकता ही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोइजन बोलते हैं, है ना। उस प्रोसेस को या उसको हम क्या बोलते हैं, कोइजन बोलते हैं, ठीक। तो कोइजन क्या करता है, कोइजन भी एक हद तक होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा उसमें पानी मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा कि पानी ज़्यादा मिलाने के कारण वो फिर चिपकना बंद हो जाएगा। तो क्यों होता है ये, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उसके बीच में आपके जो, जैसे मैंने आपको मोंटमोरलाइट का एग्जांपल दिया था, उसके बीच में पानी भर जाता है तो वो स्वेल होता है। इसी तरीके से जो ये जो खनिज होते हैं उनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और वाटर भरता है, तो वो क्या करता है, आपका हाइड्रोजन की एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, चिपकने की, ठीक है, ऐड करने की, जोड़ने की। तो वो उसी तरीके से जब चिपकता है तो वो ऐड करता है, उससे क्या होता है, कोइजन होता है या सामंजस्य हो जाता है, ठीक है। देन फिर आपका आता है ब्राउनियन मोमेंट। ब्राउनियन मोमेंट क्या होता है कि जब कोई पार्टिकल अगर मूवमेंट, कंटिन्यू मूवमेंट करता है, जैसे कि कोई एक डिस्पर्स्ड मीडियम है, डिस्पर्स्ड मीडियम में क्या हो जाता है कि एक पार्टिकल होगा वो कंटिन्यू जिगजैग मूवमेंट करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट। और इस मूवमेंट को रॉबर्ट ब्राउन ने 1927 में बताया था।
अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने देखा होगा कि जब आपका जो पार्टिकल्स होते हैं वो जनरली ऐसे नहीं दिखाई देते, लेकिन क्या होता है कि जितना बारीक पार्टिकल्स होते हैं वो उतने ज़्यादा क्या करते हैं, मूव करते हैं। एक सीधी डायरेक्शन में करेंगे, लेकिन एक सीधी डायरेक्शन में करते तो हैं, पर वो कैसे करते हैं, जिगजैग करते हैं। जैसे कि आपने हार्ट बीट की लाइन देखी होगी, ऊपर नीचे, तो जाते तो एक ही डायरेक्शन में है, पर क्या होता है कि वो ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी की तरह होते हुए जाते हैं, है ना। तो उस तरीके का जो मूवमेंट होता है, टेढ़े मेढ़े होते हुए जाना, उसे हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। और ये क्या होता है कि जितना छोटा पार्टिकल होता है उतना ज़्यादा होता है ब्राउनियन मूवमेंट। और ब्राउनियन मूवमेंट होने से कि जब ये पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं, तो टकराने के कारण ये सडनली एक क्या करते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, तो उसे हम ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। देन आपका आता है टिंडल इफ़ेक्ट। अब टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना जो आपके, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं हवा में, है ना, हवा में झूमते हैं। तो जब वो फ्लोट करते हैं तो मतलब क्या होता है कि अगर बीम ऑफ लाइट, मान लीजिए जैसे एक अंधेरा कमरा, उसमें आपने यही देखा, झाड़ू लगाया हो। अब देखा होगा जनरली कि आप कहीं अपने कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं, और अगर आपका जो रोशनदान है उससे वहाँ से आपकी रोशनी आ रही है, तो देखा होगा कि वहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हैं उस डायरेक्शन में। तो वो जो मूव होते हैं ना पार्टिकल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अब वो क्या होते हैं कि वो पार्टिकल्स वैसे नहीं दिखते हैं, लेकिन ड्यू टू लाइट के कारण क्या हो जाते हैं, उनका साइज़, उन रिफ्लेक्शन होता है, और रिफ्लेक्शन के कारण उनका साइज़ हमें बड़ा दिखता है, इसलिए वो हमें विजिबल हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, लाइट की डायरेक्शन को हल्का सा चेंज करते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। देन बात आती है, एक टर्म होती है आपकी फ्लोकुलेशन। अब फ्लोकुलेशन क्या होता है कि फ्लोकुलेशन होता है अरेंजमेंट या एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन और क्लम्पिंग टुगेदर ऑफ इंडिविजुअल टीनी सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। मतलब क्या है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वह पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक समुच्चय बनाते हैं, ठीक है, एक छोटा सा समुच्चय बनाते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, हम फ्लोकुलेशन कहते हैं। उस टर्म को हम फ्लोकुलेशन कहते हैं। अब फ्लोकुलेशन होता क्यों है, फ्लोकुलेशन इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जो वैसे तो क्या होता है, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, तो क्ले पार्टिकल्स या कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, जैसे नेगेटिव चार्ज हो गया। तो अब बहुत सारे नेगेटिव चार्ज होने के कारण एक कॉलोइडल पार्टिकल दूसरे कॉलोइडल पार्टिकल से दूर भागता है। अब वो भागता है, लेकिन क्या हो जाता है कि जब फ्लोकुलेशन किस कंडीशन में होता है कि अगर उनसे कोई दूसरा पार्टिकल ऐड हो जाता है, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, है ना, तो हाइड्रोजन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो जब वो उससे ऐड होते हैं, तो ऐड क्यों होते हैं, क्योंकि वैलेंसी को कंट्रोल करना, स्टेबिलिटी के लिए। इसके ऊपर वैलेंसी क्या है, नेगेटिव है, कोलाइड के ऊपर नेगेटिव है, हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इनके ऊपर क्या, कौन सी वैलेंसी होती है, पॉजिटिव वैलेंसी होती है। तो वो क्या करते हैं, उस लेयर को अपने साथ में वो उस वैलेंसी शेयर करते हैं। अब जब वैलेंसी शेयर करते हैं तो वो उसको न्यूट्रल करता है, ठीक है। और इसी केस में क्या होते हैं, जब बहुत सारे ऐसी तरीके के पार्टिकल्स थोड़ा तो अपना बैलेंस कर लेते हैं, वैलेंसी को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस्ड कंडीशन में आ जाते हैं, तो वो फ्लोकुलेशन कर लेते हैं। और इस फ्लोकुलेशन किस बेसिस पे होता है कि सबसे ज़्यादा फ्लोकुलेशन कब होगा, जब वहाँ पे कोलोइडल के साथ एल्यूमिनियम होगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर फ्लोकुलेशन हाइड्रोजन से होता है, तीसरा नंबर कैल्शियम से होगा, और मैग्नीशियम, चौथे नंबर आपका पोटेशियम से होगा, और फिर सोडियम से होगा। सोडियम तो माना जाता है कि वो तो डीफ्लोकुलेशन एजेंट होता है, ठीक है। तो फ्लोकुलेशन मतलब कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, एक तरीके से जमावट या फिर इकट्ठे हो जाना, या डिल्ला बना लेते हैं, है ना। तो देखा होगा आपका, जब कीचड़ इकट्ठा हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा एक डिल्ला सा बनता है, तो कीचड़ बन जाता है, तो वो फ्लोकुलेशन हो जाता है।
देन आता है आपका डीफ्लोकुलेशन। डीफ्लोकुलेशन क्या हो जाता है, ये इसके जस्ट विपरीत होता है। यहाँ पे क्ले पार्टिकल्स कॉलोइडल पार्टिकल्स सिमिलर होंगे। अब कॉलोइडल पार्टिकल्स तो आपके सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे डीफ्लोकुलेशन होगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पे भी क्या होता है समटाइम, जैसे कि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज अगर ऐड हो रहे हैं, जैसे डबल वैलेंसी है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपका डीफ्लोकुलेशन होता है ना। और जहाँ पे सोडियम आयन अगर ऐड हो जाता है कोलाइड से, तो वो क्या करता है कि डिस्पर्जन मीडियम क्रिएट कर देता है। मतलब क्या कि एक दूसरे से बॉन्डिंग उनकी अच्छी नहीं होती है और वो एक दूसरे को धकेलते हैं, दूर करते हैं एक दूसरे से, तो वो रिपेल करते हैं। तो रिपल्सन होने के कारण ही इसमें क्या हो जाता है, डीफ्लोकुलेशन हो जाता है आपका। अब देखिए जैसे कि इसको हम डीफ्लोकुलेशन को या डिस्पर्जन को कम कैसे कर सकते हैं। डिस्पर्जन वही क्या, फैलना, जो डिस्पर्ज हो जाना मतलब फैल जाना। तो डिस्पर्जन में इसको हम कम कैसे कर सकते हैं, या तो जो हमारा पदार्थ है या जो मीडियम है हमारा, उस मीडियम को हम क्या कर सकते हैं, उसका पीएच घटा दें। अगर हम पीएच घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, डीफ्लोकुलेशन होना कम हो जाएगा। या फिर क्या कर सकते हैं, हम सोडियम को रिप्लेस कर दें। क्यों, क्योंकि सोडियम ही एक ऐसा आयन है जो क्या करता है, डिस्पर्ज करने का काम करता है, तो फैलाने का काम करता है। तो सोडियम की जगह हम क्या करते हैं, किससे रिप्लेस कर दें, हाइड्रोजन से, कैल्शियम से, मैग्नीशियम से, या फिर एल्यूमिनियम आयन से। ठीक है। दूसरा फिर आपका क्या और क्या हो सकता है, या तो फिर हम वहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, तो भी हमारा डीफ्लोकुलेशन कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।